सरपंच होने के नाते इंद्राज की सारी गांव में तूती बोलती थी। उनके पास से गुजरते समय लोग सहम जाते थे। किसी की जोरू भागी हो, कोई इश्क या नाजायज संबंध का मामला हो या खेती का मामला हो, सबका फैसला इंद्राज ही करते थे। आसपास के 4 गांवों के मामले इंद्राज ही निपटाते थे। माता दीन, नीम के नीचे चारपाई बिछाओ, हम अभी आते हैं। इंद्राज ने आवाज़ लगाई। जी मालिक, अभी बिछाते हैं। हमेशा इंद्राज के आदेशों का इंतजार में रहने वाले नौकर ने जवाब दिया। इंद्राज एक गिलास छाछ पीकर घर से निकलते हुए वेदो देवी को आदेश देते हुए बोले, आज पुनिया गांव से बुलावा आया है। बाहर लोग बैठे हैं, एक दिन की भी फुर्सत नहीं मिलती। तुम जरा सुमन का ख्याल रखना, वह कहीं आए जाए नहीं। इतना कहकर इंद्राज बाहर निकलकर चारपाई पर बैठ गए। क्या है रे छज्जू, क्या बात हो गई? इंद्राज ने चारपाई के पास खड़े लोगों में से एक से पूछा, जो फरियाद लेकर आया था। हुजूर, कालू अहीर का लड़का हमारी लड़की को जबरन उठा ले गया था और उसने एक रात उसे अपने पास रखा भी। छज्जू ने हाथ जोड़कर कहा, तो यह बात है। अपने सिर को हिलाते हुए सरपंच ने कहा, ठीक है, तुम सब गांव पहुंचो। वहां के पंच से कह देना कि हम वहां पर पंचायत करने आ रहे हैं। और हाँ, कालू से कह देना कि गांव छोड़कर कहीं बाहर न जाए। बाबूजी, पास के गांव में मेला लगा है। सुषमा और सुमरन के साथ क्या मैं भी मेला देखने चली जाऊं? जब पुनिया गांव के लोग चले गए तो सुमन इंद्राज से इजाज़त लेने आई। हमारी बेटी मेले में जाकर इठलाए बखलाए, यह हमें मंजूर नहीं। इंद्राज ने अपनी कटीली रौबदार मूँछों पर हाथ फेरते हुए कहा। बेचारी सुमन अपना सा मुँह लेकर लौट गई। सुमन के जिद करने पर उसकी माँ वेदो देवी ने उसे अपने पिता से इजाज़त लेने को कहा। वह अपनी तरफ से बेटी को भेज नहीं सकती थी, क्योंकि वह इंद्राज के सन की दिमाग को अच्छी तरह जानती थी। माता दीन मोटरसाइकिल को चमका रहा था। इंद्राज के आवाज़ लगाने पर वह मोटरसाइकिल लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। इंद्राज ने मोटरसाइकिल पर अपने पीछे 2 लठेतों को भी बिठा दिया और तेजी से पुनिया गांव की ओर चल पड़ा। मोटरसाइकिल पंचों के पास जाकर ठहरी। सभी पंच पहले से ही सरपंच इंद्राज की राह देख रहे थे। नमस्ते सरपंच जी, सभी पंचों ने कहा। नमस्ते। इंद्राज से उन लोगों ने हाथ मिलाया और बेहद इज्जत के साथ उन्हें बीच वाले आसन पर अपने साथ बिठाया। कालू और छज्जू हाजिर हो। गांव के एक हरकारे ने जोरदार आवाज़ लगाई। कालू और छज्जू हाथ जोड़े सामने आकर खड़े हो गए। पंचों ने उनसे बैठने को कहा तो वे दोनों सहमी बिल्ली की तरह बैठ गए। पंचों का फैसला सुनने के लिए एक तरफ औरतें और दूसरी तरफ मर्द खड़े हो गए। हाँ, तो अपनी अपनी शिकायत पेश करो। इंद्राज ने हाँक लगाई। छज्जू की बात तो हम सुन चुके हैं, अब कालू की बारी है। जी हुजूर, छज्जू की बेटी सुमतिया अपनी मर्जी से गोलू के साथ भागी थी। कालू ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहा, सुमतिया को तुरंत हाजिर करो। दाताराम पंच ने कहा। सुमतिया और गोलू भी वहाँ पहले से मौजूद थे। सुमतिया सलवार सूट में थी। पंच की पुकार पर वह सामने आकर खड़ी हो गई। क्यों, तू अपनी मर्जी से भागी थी? इंद्राज ने कड़क आवाज़ में पूछा। लेकिन सुमतिया शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह सिर झुकाकर खड़ी रही। पंचों के दोबारा पूछने पर सुमतिया ने हाँ में जवाब दिया। गोलू ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? इस सवाल पर सुमतिया छेप गई और कोई जवाब नहीं दे पाई। पंचों ने सजा देने के लिए आपस में सलाह करनी शुरू कर दी। आखिर में सरपंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, चूँकि दोनों की बिरादरी एक है, इसलिए इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। इसके बाद सरपंच ने छज्जू से कहा, सुमतिया अपनी मर्जी से भागी थी। गोलू उसे जबरन नहीं ले गया था।
लेकिन तुमने पंचों से झूठ बोला। तुमको तो वैसे भी अपनी बेटी एक दिन ब्याहनी ही थी, इसलिए सजा के तौर पर तुम कालू को 2 बीघा जमीन, 2 बैल और 4 तोले सोने दोगे। सजा सुनकर छज्जू को पसीना आ गया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, यह तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतना कहाँ से दे पाऊँगा। लड़की को काबू में नहीं रख सकता, चला है बात करने। इंद्राज ने जोर से झाड़ लगाई। अगर नहीं दे सकते तो जमीन गिरवी रखकर मुझसे कर्ज ले लेना। कर्ज के नाम पर छज्जू के पैरों तले जमीन हिलने लगी। उसे पता था कि एक बार का कर्ज पीढ़ियों तक नहीं चुकता। उसके दादा ने एक बार कर्ज लिया था तो वह अभी तक चला आ रहा था, पर पंचों का फैसला उसे मानना ही पड़ा। कुछ महीने की मोहलत देने के बाद एक दिन छज्जू खेत के कागजात लेकर इंद्राज के पास पहुंचा। इंद्राज उससे अंगूठा लगवाने वाले ही थे कि अचानक वहां परेशान सा मतादीन आ गया। देखिए माई बाप, सुमन बिटिया को क्या हो गया। माता दीन हाँफते हुए कहने लगा, बिटिया उल्टी पर उल्टी किए जा रही है, जल्दी से डॉक्टर को बुला लाऊं। क्या? इंद्राज ने सुना तो फौरन घर के अंदर की ओर भागी। क्या हुआ सुमन को? इंद्राज ने अपनी बीवी वैदो देवी से सख्त लहजे में पूछा। होना क्या है, किसी का पाप पेट में पाल रही है, वैदो देवी सुमन को पीटते हुए बोली। कुछ बताया इसने, किसका है? इंद्राज की अकड़ अब कुछ हद तक ढीली हो गई। मुरैना चरण, अहिर का लड़का, वही सरपंच जिससे पिछले साल आपकी ठन गई थी, वैदो देवी ने याद दिलाते हुए कहा। इस कलमुही ने तो हमारी इज्जत को रौंद कर रख दिया, हम कहीं के नहीं रहे। धीरे बोलो वेदो, आसपास और भी कान हैं। अब रात को ही इसका कुछ इंतजाम करते हैं। हमारे खानदान की तो इसने नाक कटा दी, इज्जत और न मिट्टी में मिला दिया। 4 गांव के सरपंच को अब अपने घर का फैसला करना मुश्किल होगा, वैदो देवी बड़बड़ाई। रात होते ही लड़की के नाना को बुला लिया गया। वह भी आग्रोहा गांव के सरपंच थे। तीनों ने आपस में सलाह कर सुमन को सल्फास पीने का मजबूर कर दिया। अपनी इज्जत बचाने का उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आया। सुबह तक सुमन जिंदगी और मौत के बीच छटपटाती रही। खुदकुशी का बहाना बनाकर वे लोग उसे शहर के सरकारी अस्पताल ले गए। उसकी हालत से लग रहा था कि वह रास्ते में ही मर जाएगी, मगर अस्पताल पहुंचने तक वह जिंदा रही। डॉक्टर ने उसे तुरंत भर्ती कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर की नज़र में वह पुलिस केस था। पुलिस आई तो सुमन के बयान पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा, इज्जत के खातिर जवान बेटी को मौत की नींद सुला दिया गया। दोस्तों, बच्चे चाहे कैसे भी गलती करे, क्यों न कर दे, लेकिन गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है, कोई ना कोई रास्ता निकल आता ही है। मौत किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अपने इज्जत और नाम के खातिर ऐसी बड़ी गलती करने की कोशिश भी ना करे। ऐसी गलती करने से बचे। सुमन के पिता चाहते तो उसकी शादी उसी लड़के से कर देते या कोई और रास्ता निकालते। अपनी ही संतान को मौत के मुंह में धकेल दिया उसके अपने ही पिता ने। दोस्तों, आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप इस स्टोरी से आपने क्या सीख ली, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आजकल जो ऐसे घिनौने अपराध चल रहे हैं, उन अपराधों के प्रति भी हमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी को लाइक शेयर करना ना भूलें
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए। बाय बाय।